Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उसे दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 4 है ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेशनल न्यूज की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने शुरू की है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इस योजना के तहत वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री यानी बिना ब्याज का लोन प्रोवाइड कराएंगे वहां की 1 लाख JLEGs को यानी कि जॉइंट लाइबिलिटी अर्निंग ग्रुप्स को, और हर JLEGs में 10 महिलाएं होंगी। तो कुल मिला के इस स्कीम से 10 लाख महिलाओं का फायदा होगा और उन्हें 1 लाख रुपए का बिना ब्याज का लोन प्रोवाइड करेगी गुजरात की सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, हाल ही में 8 इंडियन बीचेस का नाम रिकमेंड किया गया है इनमें से किस इको लेबल के लिए, जो कि देगी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग जो ये इको लेबल है ये देगी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क, और इसके लिए भारत से 8 इंडियन बीचेस को चुना गया है और ये बीचेस को रिकमेंड किया है जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट यानी कि एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट एंड साइंटिस्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये दिया जाता है उन बीचेस को जो एक बेंचमार्क सेटअप करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लीन एंड हाइजीनिक बीचेस इन द वर्ल्ड। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए हैं 9 हाईवे प्रोजेक्ट और घर तक फाइबर स्कीम, इनमें से किस राज्य के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, बिहार। बिहार के लिए उन्होंने लॉन्च किए हैं 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स और घर तक फाइबर स्कीम। इसके लिए रोड्स बनाए जाएंगे और 350 किलोमीटर रोड्स बनाए जाएंगे जिनकी कुल लागत होगी 14,250 करोड़ रुपए। और इसके अलावा ये जो घर तक फाइबर स्कीम है इसमें बिहार में 45,945 विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा। इससे बिहार इस पूरे प्रोजेक्ट से यानी कि जो हाईवे प्रोजेक्ट है इससे बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी अपने आजू बाजू के राज्य से जो कि है झारखंड और यूपी, और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट करने से वहां पर एक डिजिटल रेवोल्यूशन आएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में हाल ही में SBI ने स्टार्ट किया है वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम, जो कि है महिला आत्मनिर्भरशील आचानी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, आसाम। हाल ही में आसाम में SBI ने शुरू किया है महिला आत्मनिर्भरशील आचानी। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो SBI ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसके लिए उन्होंने सर्वेस किया था और वहाँ पे उन्होंने पाया कि ग्रामीण इलाकों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो वुमेन लीड करती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वो क्रेडिट वर्दी भी है। तो उन्हें SBI प्रोवाइड करेगी लोन्स जिसके तहत वो आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंट बन सके और इसके साथ साथ एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक कंडीशन भी मेंटेन किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है जिससे किसानों को फायदा होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में शुरू की है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो इस स्कीम के तहत जो भी बेनिफिशियरीज थे अंडर दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिन्हें 6,000 रुपये सालाना मिल रहा था उन्हें अब मध्य प्रदेश की सरकार 4,000 रुपये एडिशनल सालाना देगी, यानी कि कुल मिलाकर जो 80 लाख बेनिफिशियरीज हैं उन्हें 10,000 रुपये प्रति ईयर मिलेंगे एज एन एडिशनल इनकम। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे टनल 10,000 फीट के ऊपर, उसका नाम है अटल टनल, उसकी लंबाई कितनी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 9.02 किलोमीटर लंबा है अटल टनल। तो चलिए जानते हैं इसकी डिटेल्स। जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो अटल टनल है ये दुनिया का सबसे बड़ा टनल है अबव द हाइट ऑफ 10,000 फीट।
इससे जो मनाली है, मनाली से लाहौल और स्पीति है वो पूरे ईयर तक कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो ये जो दो एरियाज हैं ये 6 मंथ्स के लिए अलग रहते हैं ड्यू टू विंटर्स, क्योंकि इतना स्नो पड़ता है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी टूट जाती है। सो इस 9 किलोमीटर की सुरंग से 46 किलोमीटर्स का रास्ता कम हो जाएगा, जिसे लगभग कवर करने में 7 घंटे लगते थे। और इसके अलावा ये टोपोग्राफी के हिसाब से ऐसा टनल है जो सुरंग के अंदर सुरंग है। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट का क्या नाम है जिसकी फ्लाइट टेस्टिंग हाल ही में सक्सेसफुली की गई थी उड़ीसा टेस्ट रेंज से? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, अभ्यास। भारत ने 22 सितंबर को अभ्यास को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था उड़ीसा टेस्ट रेंज में, जो कि है चांदीपुर में। और ये जो अभ्यास है इसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया था एडीडी द्वारा, जो कि डीआरडीओ का हिस्सा है। एडीई यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने विशेष मुफ्त बस सेवा के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में विशेष मुफ्त बस सेवा शुरू की है और उसके लिए उन्होंने मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की है। इसके तहत राजस्थान की सरकार बसेस चलाएंगी फ्रॉम राजस्थान टू हरिद्वार। इसमें जिनके भी अपनों का निधन हुआ है लॉकडाउन के टाइम, वो उनकी अस्थियों को ले जाके हरिद्वार में विसर्जन कर सकते हैं और एक अस्थि के साथ सिर्फ 2 ही लोग जा सकेंगे। इसके जो भी क्राइटेरियाज है रजिस्टर करने के लिए वो सरकार ने दी है और इसके लिए जो भी जाना चाहेंगे उन्हें राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना होगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, उस फ्लाइट लेफ्टिनेंट का नाम बताइए जो पहली महिला फाइटर पायलट है जो कि राफाल उड़ाएंगी। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट है जो कि राफाल उड़ाएंगी और इसके लिए वो हाल ही में अंडरगो कर रही है कन्वर्शन ट्रेनिंग, जो हर पायलट को दी जाती है जब वो एक विमान से दूसरे विमान को चलाने वाले होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राफाल भारत का मोस्ट मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। रिवीजन कराते हुए एक बार आपको, जुलाई में हमने आपको पढ़ाया था कि फ्रांस से 29 जुलाई को भारत में 5 रफाल्स आई थी और कुल मिला और टोटल ये डील साइन हुई कि 36 रफाल्स फ्रांस बना के भेजेगी भारत को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन आचुनी लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, आसाम। आसाम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लॉन्च किए हैं मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन आचुनी। इसके तहत वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे वहाँ के ग्रामीण इलाकों को। हर ग्राम में यानी कि कुल मिलाकर फर्स्ट फेज में 10,000 गाँवों को चुना जाएगा और हर ग्राम में से एक विलेजर को चुना जाएगा जिसे वहाँ की सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। उन्हें 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल प्रोवाइड करेगी या फिर 1 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। तो इससे जो रूरल कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी आसाम के गांव में। और उसके बाद अगले चरण में वो बाकी के जो 16,000 गांव हैं उन्हें कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इनमें से किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, पृथ्वी 2 का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से उड़ीसा में। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसका जो परीक्षण किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था और इस मिसाइल की जो टेस्ट रेंज थी वो थी 350 किलोमीटर और ये एक रूटीन एक्सरसाइज के तहत किया गया था। चलिए अब हम बढ़ेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, अ प्रॉमिस लैंड जो कि एक प्रेसिडेंशियल मेमोयर है, इनमें से किसने लिखी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास।
तो चलिए द आंसर इज सी, बराक ओबामा। यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखी है ये किताब जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। इस किताब के 2 वॉल्यूम्स आने वाले हैं और ये उसका पहला हिस्सा है जो कि पब्लिश किया जाएगा 17 नवंबर 2020 को। और इसमें उन्होंने अपना टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के ऊपर लिखा है फ्रॉम द ईयर 2009 टू 2017। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, भारत ने व्यापार को बढ़ा देने के लिए इनमें से किस देश के साथ हाल ही में पहली कार्गो फेरी सर्विस शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, मालदीव्स। मालदीव्स के साथ हाल ही में व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत ने शुरू की है पहली कार्गो फेरी सर्विस। तो ये जो कार्गो सर्विस है ये चलेगी महीने में 2 बार यानी कि 15 डेज के अंतराल में, और इससे भारत और मालदीव्स के बीच में जो व्यापार है उसे और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और ये डायरेक्ट शिपिंग लाइन होगी। इससे जो कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्ट का वो कम हो जाएगा और इसके साथ साथ टाइम जितना लगता है भारत से मालदीव सामान पहुंचाने में वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। और इसे ऑपरेट करेगी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, इनमें से कौन से विमान कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, एयरबस। एयरबस लॉन्च करेगी दुनिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट बाय द ईयर 2035। इसके लिए 21 सितंबर 2020 को उन्होंने दुनिया के सामने 3 कॉन्सेप्ट्स लाए ऑफ हाइड्रोजन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट और उनका ऐसा मानना है कि ये काफ़ी एक्सीलेंट ऑल्टरनेटिव रहेगा और ये क्लीन फ्यूल प्रोवाइड भी करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, माली के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, बा एंडॉफ को चुना गया है माली के अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल्स। तो बा एंडॉफ माली के पूर्व यानी कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे और उन्हें अब उस देश के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है इन द न्यू ट्रांजिशन गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ उन्होंने रिप्लेस किया है पूर्व प्रेसिडेंट इब्राहिम बोकाबर कीटा को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां सवाल, भारतीय नौसेना इनमें से किस देश की रॉयल नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज आयोजित करती है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ भारत पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट करती है और इसमें ऑस्ट्रेलियन साइड से होंगी HMAS होबार्ट और भारतीय साइड से रहेंगी इंडियन नेवल शिप्स शाहद्री एंड कारमुक। लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए, शाहद्री एंड कारमुक। और ये जो पास एक्सरसाइजेस है ये रेगुलरली कंडक्ट करती है इंडियन नेवी किसी न किसी फॉरेन नेटिव्स के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, उस यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में G20 की वर्चुअल मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टर्स मिनिस्टर्स में हिस्सा लिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हैं हमारे केंद्रीय मंत्री फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड रेलवेज और उन्होंने हाल ही में G20 वर्चुअल मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स में हिस्सा लिया है। इसमें उन्होंने कई सारे इंटरवेंशंस किए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो G20 नेशंस हैं मिलकर एक लीडरशिप हासिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक नया क्रिएटिव पाथवे बना सकते हैं जिससे सभी देशों पे मेंबर देशों को आसानी हो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसे मिटिगेट करने में। और इसके साथ साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टिव आइडिया आएगा या फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव अपॉर्चुनिटी रहेगी तो भारत उसमें अपना सहयोग ज़रूर देगी। चलिए बढ़ते हैं आगे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां सवाल, कपिलावस्तु में किस देश के साथ हाल ही में भारत ने सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, नेपाल। भारत और नेपाल ने हाल ही में जॉइंट सिक्योरिटी पेट्रोलिंग शुरू की है कपिलावस्तु के पास। ये पेट्रोलिंग शुरू की गई है 26 सितंबर 2020 से।
क्योंकि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो 14 नवंबर तक सील किया गया है, लेकिन उनका मानना है कि काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ उस रीजन में बढ़ गई है और इसके साथ साथ कोविड-19 का संक्रमण भी काफ़ी फैल रहा है उस रीजन में। तो इसमें नेपाल की पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स ऑफ नेपाल और भारत से सीमा सुरक्षा बल ने मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू की है। चलिए बढ़ते हैं आगे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल, इनमें से किस देश ने अपने नए राष्ट्रपति इस्माइल तोरामा को स्वतंत्रता पर दाता के रूप में चुना है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई बोगनविले। पूर्व रिबेल मिलिट्री कमांडर इस्माइल तोरामा को चुना गया है बोगनविले के नए राष्ट्रपति के रूप में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर बोगनविले के जो लोग हैं उन्होंने वोट किया था पापुआ न्यू गिनिया से उसको खुद को सेपरेट करने के लिए। तो उसके बाद ये पहली जनरल इलेक्शन हुई है जिसमें पूर्व रिबेल मिलिट्री कमांडर इस्माइल तोरामा को चुना गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोगनविले। चलिए बढ़ते हैं आगे 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल, 12 दिसंबर को कौन सा देश और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 में सह मेजबानी करने जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशंस को होस्ट करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 जो कि होने जा रहा है 12 दिसंबर को। इस दिन ये मनाया जा रहा है क्योंकि 5 वर्ष हो जाएंगे, यानी कि 5 ईयर्स हो जाएंगे टू दी पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जो कि वर्ष 2015 में साइन किया गया था। और इसमें यूनाइटेड नेशन से वहाँ के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को होस्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद हुसैन रोबल ने अपने नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, सोमालिया। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद फरमाजो ने अपने नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया है और उनका नाम है मोहम्मद हुसैन रोबल। इसके अलावा रिप्लेस करेंगे पूर्व प्राइम मिनिस्टर को जिन्हें पार्लियामेंट से वोट आउट किया गया था इन द मंथ ऑफ जुलाई और जिनका नाम था हसन अली ख्यारे। चलिए बढ़ते हैं अब बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। 22वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लीड मैनेजमेंट सिस्टम iLead 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 की पेशी की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक लेके आई है iLead 2.0। इसके लिए वो अपने जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं और नए रिलेशनशिप्स को बिल्ड करेंगे और साथ में साथ उसे सस्टेन करेंगे। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट उनका वेंचर है जिसमें उनके जो कस्टमर्स हैं वो अपने ऐप के माध्यम से ऑल ओवर द कंट्री कहीं से भी बैठे हुए अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक चैट बॉट टाइप का है जहाँ पे वो अपनी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसके साथ साथ उसे ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल, कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए भारत ने मालदीव्स को कितना फंड समर्थन दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, $250 मिलियन का असिस्टेंस दिया है भारत ने मालदीव्स को, जिसके तहत वो कोविड-19 का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसे ओवरकम कर सके। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है इसमें 10 ईयर्स का टाइम दिया गया है, यानी कि टेन्योर उन्हें 10 ईयर्स का लोन है और जिसमें साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल, केकेआर ने हाल ही में 5,550 करोड़ रुपए निवेश किए हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में कितने % इक्विटी के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, 1.28% इक्विटी के लिए हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर ने 5,550 करोड़ रुपए निवेश किए हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में। इससे पहले सिल्वर लेक ने निवेश किए थे 7,500 करोड़ रुपए 1.75% स्टेक के लिए इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। इससे पहले आपको याद होगा हमने पढ़ाया भी था कि अप्रैल और मई के महीने में
सिल्वर लेक ने निवेश किए थे 1.35 बिलियन यूएस डॉलर रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में, और उसके साथ साथ केकेआर ने निवेश किए थे 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। चलिए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां सवाल, यूएनसीटीएडी ने 2020 में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक अनुमानित किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, -5.9% में उन्होंने अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी वर्ष 2020 के लिए। हाल ही में इसके साथ साथ उन्होंने अपना ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वर्ष 2021 में उनका अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रो करेगी बाय 3.9%, यानी कि पॉजिटिव रहेगी भारत की जीडीपी इन द ईयर 2021, और इसके साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी वर्ष 2020 में कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय 4.3%। चलिए बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की तरफ। 26वां सवाल, उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए हाल ही में जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, नरेंद्र सिंह तोमर। हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री आफ्टर श्रीमती हरसिमरत कौर बादल रिजाइन, और उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट किया है हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने, और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कम्युनिके रिलीज की थी राष्ट्रपति भवन से, जिसमें उन्होंने ये भार सौंपा है नरेंद्र सिंह तोमर को। चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, कंपनी लॉ कमेटी के अध्यक्ष कौन है जिसे हाल ही में 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया है सरकार ने? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, राजेश वर्मा। कंपनी लॉ कमेटी के अध्यक्ष है राजेश वर्मा, जिसे हाल ही में हमारी सरकार ने 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। तो इस कमेटी का गठन हुआ था सितंबर 2019 में, और अब इसे एक्सटेंड किया गया है टिल सितंबर 2021। इस कमेटी को बनाया गया था ताकि ये NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फंक्शनिंग है उस पर सजेशंस दे सके, और इसके साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस दे सके कि कैसे इसे डीक्लॉग किया जा सके, यानी कि इसकी गंदगी को कैसे दूर किया जा सके। इसके अलावा ये एक रिपोर्ट रेडी कर रही थी जिसमें वो रिकमेंडेशंस दे रही थी कि कैसे हम कंपनीज एक्ट को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर सके, और इसके साथ साथ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां सवाल, पूर्व रॉ हेड का नाम बताइए जिसे हाल ही में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के रूप में चुना गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, अनिल धस्माना को चुना गया है एज द चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वो रॉ के हेड थे, और ये अपॉइंटमेंट हुई है 19 सितंबर को। जैसा कि हम जानते हैं कि NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्निकल बॉडी है जो स्पैटियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजरी की देखरेख करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, इनमें से कौन सी महिला नेवी ऑफिसर को पोस्ट किया जाएगा इंडियन वॉरशिप्स पे जो हेलीकॉप्टर्स उड़ाएंगी, जो कि पहली बार होगा भारतीय नौसेना की हिस्ट्री में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह पहली महिला नेवी ऑफिसर्स है जिन्हें इंडियन वॉरशिप्स पे पोस्ट किया जाएगा, और ये पहली बार होगा कि भारतीय नौसेना की हिस्ट्री में कि महिलाओं को हेलीकॉप्टर्स उड़ाने की अनुमति दी जाएगी, और वो हिस्सा होंगी वॉरशिप्स का एज दी क्रू। चलिए बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यक्रम निर्देश के सलाहकार के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, शिवंचला दास। हमारी जो ACC है यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है शिवंचला दास को एज एन एडवाइजर। वो रहेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि है IMF के, उसके एडवाइजर के रूप में, और इनकी पोस्टिंग हुई वॉशिंगटन में फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां सवाल, इनमें से किसे एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए सोनू सूद। जाने माने अभिनेता सोनू सूद को चुना गया है एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और ये एक्टर है, ये एसर इंडिया का जो इनोवेटिव रेंज है ऑफ प्रोडक्ट्स उसे प्रमोट करेंगे सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। और इसके साथ साथ एक कैंपेन भी रन की जाएगी जिसमें वो एसर इंडिया का जो एफर्ट्स है लोगों की लाइफ को ईजी बनाने में थ्रू टेक्नोलॉजी, उस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे 32वें क्वेश्चन की तरफ। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के नए एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या है जिसे हाल ही में आरबीआई ने चुना है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी ए के दीक्षित। लिख दे रही हूं आपके लिए। पूर्व यानी कि फॉर्मर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर ए के दीक्षित को चुना गया है नए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ऑफ द पीएमसी बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम 23 सितंबर। और ये रिप्लेस करेंगे जय भगवान बोरिया को, जिन्होंने 22 सितंबर को स्टेप डाउन कर दिया था ड्यू टू हेल्थ रीजंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए रजत सूद। रजत सूद को चुना गया है एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और इसके साथ साथ उन्होंने चार्ज लिया है फ्रॉम एस गोपाल, जो कि है डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स, और जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था एज द इंटरिम एमडी। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल, इनमें से किसे यूएनईपी के रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी 17 वर्षीय खुशी चिंदलिया को चुना गया है एज दी यूएनईपी रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये जो नया रोल है खुशी चिंदलिया को, इसमें वो लोगों में जागरूकता फैलाएंगे अबाउट क्लाइमेट चेंज, और इसके साथ साथ वो इम्पोर्टेंस और स्ट्रेस देंगे कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के लिए। और इसके साथ साथ वो काम करेंगी टुंजा इको जनरेशंस के साथ। उनके कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लेंगी टिल February 2021। चलिए अब बढ़ते हैं अवार्ड्स की तरफ। 36वां सवाल, यूनाइटेड नेशन इनमें से किसे नाम किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए उदित सिंघल। उदित सिंघल को चुना गया है युवा नेता के वर्ग में फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उदित सिंघल का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इनका नाम दिया गया है इन द क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इसके साथ साथ ही इज द फाउंडर ऑफ ग्लास टू सैंड। ये एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है जो कि ग्लास बॉटल्स वगैरह है उसे कन्वर्ट करती है इनटू अ कमर्शियल वैल्यूएबल सिलिका, जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती है। तो मैं आपको एक बार ब्रीफिंग दे देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या थी। दिल्ली में कांच वाँच की बॉटल बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही थी, और उसी को देखकर उदित सिंघल को ये आइडिया आया कि कैसे इस कांच की बॉटल को रिसाइकिल किया जाए ताकि वो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। तो इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया ग्लास टू सैंड। इसकी खोज की गई उन्होंने, और इसमें उन्होंने ग्लास को सिलिका में कन्वर्ट करने का नया टेक्निक निकाला, जो कि एक ज़ीरो वेस्ट इकोसिस्टम है, जिससे ग्लास की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल, इनमें से किसे 2020 के डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के लिए जीवन भर की उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी मार्गरेट एटवुड को दिया गया है 2020 डेटन लिटरेरी प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये उन्हें इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज जो भी वो अपने लिटरेचर के माध्यम से लिखती हैं जिससे दुनिया में
पीस भर दिया, यानी कि टू फॉस्टर पीस, सोशल जस्टिस और इसके साथ साथ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि अपने लिखाई से लोगों को एनकरेज करते हैं और इसके साथ साथ ऐसा कुछ लिखते हैं जिससे ग्लोबली सोशल जस्टिस बढ़ सके, लोगों में अंडरस्टैंडिंग आ सके और इसके साथ साथ दुनिया में पीस मेंटेन की जा सके। और हम सभी जानते हैं कि जो मार्गरेट एटवुड है वो एक जानी मानी लेखक है। वो कई सारी पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एसेज और कॉमिक बुक्स लिखती हैं। तो ओवर द ईयर्स उन्होंने जितना भी कुछ लिखा है उसमें उन्होंने एनकरेज ही किया है लोगों को सोशल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए, और इसीलिए उन्हें सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। चलिए बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल, किस लोकप्रिय सिटकॉम ने 72वें एमीज अवार्ड्स 2020 में कॉमेडी सीरीज द्वारा एक सीजन में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, शिट्स क्रीक ने जीते हैं मोस्ट अवार्ड्स इन अ सिंगल सीजन बाय अ कॉमेडी सीरीज एट द 72 एमीज अवार्ड्स 2020। इन्होंने 7 प्राइम टाइम अवार्ड्स जीते हैं और 9 एमी अवार्ड्स जीते हैं, जो कि अब तक में सबसे ज़्यादा है इन द कॉमेडी कैटेगरी। चलिए बढ़ते हैं आगे 39th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एडुकेशन दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है विद द आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एडुकेशन। ये प्राइज़ उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने कोविड-19 महामारी है उसको यूज़ करके लोगों को बताया कि एक डॉक्टर और साइंटिस्ट से ज़्यादा एक पॉलिटिशियन के लोगों के लाइफ एंड डेथ में बहुत बड़ा रोल है। इसी के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल, 2020 यूनेस्को गुएलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेता के रूप में इनमें से किसे नामित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, जिनेद बेदोया लिमा को चुना गया है यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020। इनका नाम रिकमेंड किया है दुनिया के जाने माने इंडिपेंडेंट इंटरनेशनली जूरी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ने, बिकॉज इन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है और इन्होंने वर्ल्ड जो ये प्रेस फ्रीडम है उसे एक्चुअली एक्सप्रेस किया है। उनकी जो रिपोर्टिंग थी वो फोकस की गई थी ऑन दी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और इसके साथ साथ जो पीस प्रोसेस चल रहा था इन कोलंबिया, और इसके साथ साथ इन्होंने औरतों पे होने वाले सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर भी अपनी रिपोर्टिंग की थी, जिसके लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिकॉज इसी रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें खुद को भी एबडक्ट किया गया था और इसके साथ साथ उनको रेप भी किया गया था, बट उसके बाद भी उन्होंने दुनिया के सामने दिखाया कि इन महिलाओं के खिलाफ कितना सेक्सुअल वायलेंस होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे 41 क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य के कृषि भवन ने हाल ही में A to Z अवार्ड्स 2020 में सोशल गुड कैटेगरी में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के कृषि भवन ने पीपल्स चॉइसेस अवार्ड जीता है इन दी सोशल गुड कैटेगरी। तो ये जो कृषि भवन है ये भारत की इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग है और इसके साथ साथ उड़ीसा की फर्स्ट एवर बिल्डिंग है जिसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस पे जो डिज़ाइन की गई है वो वहाँ उड़ीसा की फेमस संबलपुरी साड़ी है उसकी डिज़ाइनिंग है, और इसके साथ साथ वहाँ पर एक पॉपुलर डाइंग टेक्निक है इकट, उसके भी कुछ हिस्से लिए गए हैं और उसके बाद इस कृषि भवन को डिज़ाइन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे 42nd क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य के पर्यटन ने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के मार्केटिंग के लिए PATA यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, केरला। केरला का टूरिज्म ने इंटरनेशनली अक्लेम्ड ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन ने जीता है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि है PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 मार्केटिंग के लिए। इससे जो केरला की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे काफ़ी ज़्यादा
बूस्ट मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, बिकॉज वो सीवियरली इम्पैक्ट हुई है ड्यू टू कोविड-19। ये अवार्ड दिया गया है उनके ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए, जो कि एक 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जिसमें उन्होंने केरला को काफ़ी एरियाज उनके कवर किए हैं और दुनिया को दिखाया कि केरला कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और लोग कैसे वहाँ पे आके उसका लाभ उठा सकते हैं नेचर का। और ये अवार्ड दिया गया था एक वर्चुअल सेरेमनी के माध्यम से जो कि हो रही थी इन बीजिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे अब कमिटीज की तरफ। 43rd क्वेश्चन, उस एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में हमारी सरकार ने गठन की है, जो कि रिपोर्ट करेगी ऑफ स्नूपिंग बाय चाइनीज फर्म। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए राजेश पंत। राजेश पंत उस एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं जो कि हाल ही में हमारी सरकार ने गठन की है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमें पता चला कि जो एक शेंजन बेस्ड कंपनी है वो भारत में 10,000 जो हाई प्रोफाइल इंडियन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ हैं उन्हें मॉनिटर कर रही है। तो इसके जो भी इम्पैक्ट है उसे जज करेंगे और इसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत। 30 डेज के विद इन वो सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट करेंगी कि इससे जो हमारे प्रिवेसी लॉज है, सिक्योरिटी लॉज है, अगर उसका वायलेशन हुआ है या नहीं, और इसके साथ साथ इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, ऑपोजिशन के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे एमओयूज और पार्टनरशिप्स की तरफ। 44वां सवाल, इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में येस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में येस बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस अग्रीमेंट टाई अप किया है जिसके तहत वो येस बैंक के कस्टमर्स को अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचेंगी। इसमें उनकी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज भी रहेंगी। इससे जो येस बैंक के जो डाइवर्स कस्टमर्स बेस है उसे रीच करने में उन्हें आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। 45वां सवाल, 2020 के पुरुष मेंस सिंगल इटालियन ओपन का टाइटल इनमें से किसने जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी नोवाक जोकोविच ने जीता है 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल और इसके लिए उन्होंने हराया है अर्जेंटीनी डियोगो वॉट्समैन को बाय 7-6, 5-3 और इसके साथ साथ ये उनका 5th ओवरऑल रोम टाइटल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46वां सवाल, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी पूर्व क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने अब ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप जीती है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी मल्टी टैलेंटेड एशले बार्टी ने जीता है ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन चैंपियनशिप। इससे पहले वो टेनिस को कॉन्कर कर चुकी हैं और वो प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रह चुकी हैं और इसके बाद उन्होंने अपने जो कैप है उसमें एक नया फेदर ऐड किया है और इसके साथ और इसीलिए एक नया फेदर ऐड किया है उन्होंने और उन्होंने जीता है ब्रुक वाटर गोल्फ विमेंस चैंपियनशिप। चलिए बढ़ते हैं आगे अब ऑर्बिचुअरीज की तरफ। 47वां सवाल, बाबू सिवान का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए डायरेक्टर। तमिल डायरेक्टर बाबू सिवान का 54 साल की उम्र में 17 सितंबर को चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा लता वबगांवकर का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी एक्टर अभिनेत्री आशा लता वबगांवकर का हाल ही में निधन हो गया और इसके साथ साथ उन्होंने अपने करियर में 100 से ज़्यादा मराठी मूवीज और कोंकणी प्लेस में हिस्सा लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। महान पर्वतरोही अंग रीटा शेरपा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश से बिलोंग करते थे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज
डी नेपाल से बिलोंग करते थे महान पर्वतरोही अंग रीटा शेरपा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो फेमस थे बिकॉज वो एकमात्र ऐसे आदमी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 10 बार जिनकी चढ़ाई की थी बिटवीन द ईयर 1983 टू 1996, और इसके साथ साथ विदाउट बॉटल्ड ऑक्सीजन। उन्हें अपने स्किल्स के लिए स्नो लेपर्ड भी कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व क्रिकेटर और जाने माने कमेंटेटर जीन जोन्स का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते थे कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका हाल ही में 59 ईयर्स की उम्र में 24 सितंबर को हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गया। इसके अलावा जो अपने करियर में जब वो क्रिकेट में थे यानी कि बिटवीन द ईयर 1984 टू 1994, तब उन्होंने 52 टेस्ट मैच खेले हैं और 164 ODIs खेले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SP बालासुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई प्लेबैक सिंगर। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर SP बालासुब्रमण्यम का हाल ही में 74 साल की उम्र में 25 सितंबर को निधन हो गया। वो भारत के आप कह सकते हैं एक काफ़ी जाने माने अच्छे सिंगर भी थे, और इसके साथ साथ उनके जो फैंस हैं उन्हें सिंगिंग मून कहते थे। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे आज के लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स 2020 नेशनल एंड इंटरनेशनल। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि सितंबर 2020 में कौन से डेट्स गए हैं। तो 16 से 30 सितंबर को मनाया जा रहा है इंडियन रेलवेज में स्वच्छता पखवाड़ा। 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे। 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और इस साल का जो उनका थीम है वो है शेपिंग पीस टुगेदर। और इसके साथ साथ 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाते हैं, लोगों को अवेयर कराने के लिए कि अल्जाइमर एक काफ़ी सीरियस बीमारी है और कैसे वो लोग बिहेव कर सकते हैं अल्जाइमर के पेशेंट्स के साथ। इसके साथ साथ 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनोसोरस डे, जो कि रिकमेंड किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इन द ईयर 2010। और इसके साथ साथ 22 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड रोज डे। ये जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड रोज डे ऑन 22 ऑफ सितंबर। इसके साथ साथ 23 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, जो सेलिब्रेट करने के लिए साइन लैंग्वेजेस और इसके साथ साथ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसे भी प्रमोट करने के लिए। 24 सितंबर 2020 को इस साल मनाया गया था वर्ल्ड मैरीटाइम डे, और इनका थीम इस वर्ष का था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। तो ये जो डेट है वर्ल्ड मैरीटाइम डे की, ये हर साल वैरी करती है बिकॉज ये नॉर्मली पड़ता है सितंबर का जो लास्ट वीक है, यानी कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर के थर्सडे को मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। सो इस साल वो पड़ा है 24 सितंबर 2020 को। इसके साथ साथ 25 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, और इस साल का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो या फिर कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।